एम्बेसडर सिकरी ने भी बोला है। देखिए, आपने स्टार्टिंग में बोला कि हिंदुस्तान की सेना और बांग्लादेश की सेना के बीच में अच्छे संबंध रहे हैं। मेरे को याद है, मैं खुद 94 में मोज़म्बिक और रवांडा में था। वहाँ जो फोर्स कमांडर था यूनाइटेड नेशंस का, वो जनरल था बांग्लादेश आर्मी का। और उसके बाद रवांडा में भी जो एक कर्नल थे, बाद में इनके चीफ बने हैं जनरल मोइनुद्दीन, मैं उनके साथ भी था। तो कहने का मतलब रिलेशंस बहुत अच्छे थे और अभी भी है। हमारी डिफेंस कॉपरेशन बहुत हद तक बढ़ गई है और आज उनके ऑफिसर्स सब कोर्सेज में आते हैं, हमारे भी जा रहे हैं। हमारा जो उनका टॉप कोर्स है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, उसमें जाते हैं, उनके नेशनल डिफेंस कॉलेज में आते हैं और हमारा डिफेंस अटैचे वहाँ ब्रिगेडियर है। तो मैं कहने का मतलब है कि हमारी डिफेंस कॉपरेशन बांग्लादेश आर्मी के साथ बहुत अच्छी है। लेकिन अब कुछ ग्राउंड रियलिटी है। पहली ग्राउंड रियलिटी है, जब बांग्लादेश फॉर्म हुआ था, उन्होंने जो अपनी मिलिट्री एकेडमी बनाई थी, जिसमें मैं खुद गया था 2008 में आर्मी चीफ के साथ, बांग्लादेश मिलिट्री एकेडमी। बांग्लादेश मिलिट्री एकेडमी का जो फाउंडेशन है वो पाकिस्तान की काकुल मिलिट्री एकेडमी के आधार पे है। अब उससे क्या है, पाकिस्तान में हमेशा एंटी इंडियन सेंटीमेंट्स हैं उनकी आर्मी में, वही सेंटीमेंट्स अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश फौज में भी है। और जब उनके वॉर गेम्स होते हैं, हिंदुस्तान को फॉक्स नेशन डिस्क्राइब किया जाता है, वो हमें दुश्मन मानते हैं। ग्राउंड में मिलेंगे तो बोलेंगे इंडिया एंड बांग्लादेश आर गुड फ्रेंड्स, वो बोलते हैं, लेकिन हकीकत है कि वो जनरेशन में ये है, हिंदुस्तान को एक एनिमी मानते हैं। और आप देखिए, छोटा देश है, उन्होंने इतने टैंक्स लिए हैं अभी चाइना से, एक पूरी आर्मर डिवीजन है बांग्लादेश की सेना में और 10 इन्फेंट्री डिवीजन हैं। तो टैंक्स काय के लिए चाहिए? चलिए हम बोल सकते हैं कि प्रोफेशनल आर्मी है और 80% इक्विपमेंट आज उनका इंपोर्ट जो हो रहा है वो चाइना से आ रहा है। तो हकीकत ये है कि इंडियन आर्मी ऑफिसर्स बांग्लादेश के आर्मी ऑफिसर्स और सिस्टम को जानते हैं। जहां तक उनके जवान हैं, मेरे को याद है, मैं आर्मी चीफ के साथ गया था 2008 में, उनके जो जवान हैं, जैसे यूएस को लोग देखते हैं, वो इंडिया को देख रहे थे। और हमारे चीफ के पास और हमारे पास आके मतलब बहुत खुशी हो रही थी। ऑफिसर्स में वो फीलिंग नहीं है, वो एक एंटी इंडियन सेंटीमेंट है। अभी ये जो प्रेजेंट चीफ है, मैं इनके बारे में बता देता हूँ। ये इंडिया में आए थे पिछले साल भी, सीजीएस थे, ये कुछ हमारी फैक्ट्रीज वगैरह में भी गए थे। इनको खास पिक किया था इनके प्राइम मिनिस्टर ने। क्यों पिक किया है हम सबको पता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश जो भी पिक करती हैं, 3 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है। एक उनका पीएसओ, एक उनका है जो पुलिस चीफ और एक है आर्मी चीफ। वो वही मानते हैं जिनको लॉयल होते हैं, तो ये उनके लॉयल माने जाते हैं। और ये जो प्रेजेंट चीफ हैं, इनका एक जो मैं बोलूँगा हम असेसमेंट करते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो अब आर्मी का क्या रोल होगा? बड़ा उचित सवाल आपने भी उठाया है। आर्मी का रोल मेरे को लगता है, देखिए आज की तारीख में बांग्लादेश वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में। अगर आर्मी इन्वॉल्व हो जाती है मिलिट्री रूल वगैरह में, तो जाहिर है भविष्य में इनकी यूएन पीस कीपिंग फोर्स की नफरी कम होगी, क्योंकि एक मिलिट्री डिक्टेटर अगर आता है तो वो सिचुएशन तो होगी नहीं। तो जैसे मैडम ने भी बोला है, बैकग्राउंड में वो रहेगी आर्मी। मोहम्मद यूनुस को लेके आए हैं और मैं 100% इनसे एग्री करता हूं। एम्बेसडर उन्होंने जो बोला है कि वहां इलेक्शंस मेरे को लगता है 6 से 1 साल तक नहीं होंगे, यही सरकार चलेगी। लेकिन इस दौरान जमायती इस्लामी में जो कोर्ट ने प्रतिबंध लगा रखे हैं वो पक्का उठेंगे। वो एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी आएगी, अवामी नेशनल पार्टी भी और बीएनपी ये भी रहेंगी। इनकी जो सेकेंड रंग ऑफ लीडरशिप है, इधर मुक्ति जोधा हैं, इधर रजाकार हैं, वो भी आएंगे, फ्रीडम फाइटर जो हैं। तो जब इलेक्शंस होंगे, जब भी होंगे, हो सकता है कि अवामी नेशनल पार्टी या बांग्लादेश नेशनल पार्टी, अवामी लीग पार्टी, हो सकता है मेजॉरिटी मिलेगी जमायत इस्लामी को। क्योंकि इसका भी एक कारण है। आप देखिए आज उनकी जो मदरसाज हैं, एक हैं स्टेट रन मदरसाज जो इलामी वो मदरसा बोलते हैं, लेकिन कौमी मदरसाज हैं, उसकी फंडिंग पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया कर रहा है, वो स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं है। और वहाँ के जो मदरसाज हैं, कौमी मदरसाज, वो पूरी कुरान के ऊपर ही वो बाकी नहीं पढ़ाते हैं। और वहाँ पर महिलाएं गांव-गांव में जाके कुरान का और ये सब प्रचार कर रही हैं। तो रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है और वो रेडिकलाइजेशन से जमायत इस्लामी को
पावर में आने की चांसेस है, और उनके ऊपर कौन राइड करेगा जी। पहले वो राइड बांग्लादेश की जनता चुने कि उनकी सरकार कौन हो। लेकिन एम्बेसडर डोगरा, एक चीज जो नहीं समझ में आती है कि शेख हसीना से नाराजगी हो सकती है, उनका करप्शन हो सकता है, हम सब बांग्लादेश में रहते नहीं है, वहां के लोगों में हो सकता है इतनी नाराजगी हुई हो कि वो चाहें कि उनको उखाड़ फेंके। लेकिन बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि वहां की आर्मी ने घुसकर हत्या की थी, पर इस तरीके से जो मूर्ति को तोड़ते हुए हमने देखा है, उतना गुस्सा वाकई रहा इतने सालों तक अपने ही संस्थापक के खिलाफ? गुस्सा नहीं रहा, गुस्सा पैदा किया गया, क्योंकि ओवर द इयर्स स्पेशली बीएनपी के टाइम पे पाकिस्तानी इनरोड्स जो थी, आईएसआई की इनरोड्स जो थी, वो बहुत ज़्यादा फैल गई थी। तो इनफैक्ट मैं खुद गया था, एम्बेसडर सीकरी तो खैर वहाँ हाई कमिश्नर रही, और मैं खुद गया था बीएनपी के टाइम पे ढाका किसी इंस्पेक्शन के लिए। तो जब हमको ले जाया गया बंगबंधु के भवन में, तो हमारे एम्बेसी कोलीग्स ने कहा कि सर कुछ पता नहीं, यहाँ जाने दें या ना जाने दें, क्योंकि जो इंटेलिजेंस वाले लोग हैं वो बहुत अगेंस्ट है बंगबंधु के यहाँ ले जाने के लिए लोगों को। सो वो पूरा एक नेशनल माहौल ऐसा बनाया गया था कि बंगबंधु इज नॉट रियली द बंधु ऑफ बांग्लादेश। दूसरा, सिर्फ बंगबंधु के स्टैचू नहीं उन्होंने गिराए, टैगोर के भी गिराए। सो दोनों जो फंडामेंटल बेसिस थे बांग्लादेश के कल्चर के, बांग्लादेश के फॉर्मेशन के, बांग्लादेश के नेशनल एंथम के, उन दोनों को वो इसलिए तोड़ना चाहते थे। और हर सिंबल जो है इंडिया का या मुजीबुर रहमान का, वो इसलिए अटैक करना चाहते थे ताकि एक तरफ से हिस्ट्री नई सिरे से शुरू हो। पर 2 पॉइंट और जो आपने उठाए थे उसका भी मैं रेफरेंस देना चाहता हूँ। एक तो ये कि भाई वो जो बॉर्डर पे आए हैं, लोग आए हैं, मैं अभी लोग ही कहूँगा, उनको भारत वेलकम करे या उनको खदेड़ दे वापस। देखिए, इसमें थोड़ा सा संकोच इसलिए हो सकता है कि इस भीड़ में कितने टेररिस्ट घुस सकते हैं, तो ये भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को वॉच आउट करना पड़ेगा। पर उस संकोच के कारण जो इनोसेंट हैं, स्पेशली जो हिंदूज हैं, जो आना चाहते हैं, ये तस्वीरें जो पेट्रापोल की दिखा रहे हैं, मतलब देखकर ही परिवार आ रहे हैं किसी तरीके से कि बचा लें जी। तो जो हिंदूज हैं उनको अगर हम खदेड़ दें वापस, तो डेफिनेटली मौत के घाट हम उतारना चाहते हैं। दूसरा, आपने उसी से मिला जुला एक और इशू उठाया था कि शेख हसीना के साथ क्या किया जाए। तो वो तो एक बड़ा अलेक्जेंडर को पोरस ने जवाब दिया था, एज ए नेबरिंग स्टेट, एज ए स्टेट विच हैज़ डीप फैमिली कनेक्शंस विद शेख हसीना, और दोनों ने, शेख हसीना ने और इधर हमारी लीडरशिप ने भी एक दूसरे देश के लिए बहुत किया। तो उसके चलते भी हमको उनको वेलकम करना चाहिए। पहले भी वो रह चुकी हैं और अब भी जितना रहना चाहें रहना। हमको भय की कूटनीति नहीं करनी चाहिए, डर के बांग्लादेशी एक्सट्रीमिस्ट से हमको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। पर एक और सावधानी हमको ध्यान में रखनी चाहिए, जो ब्रिटिश रोल है। ब्रिटिश रोल हमेशा ही एक विलनिश रोल रहा है। अभी देखिए उन्होंने क्या कहा है कि जहाँ पे पहले कदम रखा है वही असाइलम दे। अब ये कौन सा नया रूल उन्होंने बना दिया? वो ये नहीं बता रहे कि ब्रिटिश डर रहे हैं। ब्रिटेन के अंदर जो अभी तबाही मची हुई है उसमें एक बांग्लादेशी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। ब्रिक लेन वगैरह लंदन में बांग्लादेशी कम्युनिटी है पूरी। तो वो नहीं चाहते कि ये आ जाएं और हमारी मुश्किलें और बढ़ जाए। तो इसके लिए घुमा फिरा के वो एक जलेबी सी बना रहे हैं ताकि ये भारत में ही रहें। तो भारत को एक इंसानियत के तौर पे और एक अच्छे नेबर के तौर पे ये दोनों इश्यूज को ट्रीट करना चाहिए। शेख हसीना का इश्यूज भी, और जो जेन्युइन लोग हैं, हिंदू जो है सताए हुए हैं, उनको ना नहीं करनी चाहिए।
हालांकि फौरी तौर पर प्रेम शुक्ला जी मुझे समझ में आता है कि ये सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी बहुत बड़ी चिंता हो जा रही है। जो वो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उसकी वेश में कोई आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आखिरकार इस चीज को लेकर एक नीति के तौर पर देखना पड़ेगा कि हम देख रहे हैं कि बहुत परिवार के परिवार आकर और लेकिन लौटना पड़ रहा है। दूसरी चीज, दूसरी तरफ आपको सलमान खुर्शीद जैसे कांग्रेस नेता ये भी कह देते हैं कि भारत में भी कभी भी ऐसा हो सकता है। बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। भारत की बांग्लादेश से तुलना करना, भारत की पाकिस्तान से तुलना करना, भारत की सीरिया यमन से तुलना करना, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में भी इसी तरह हिंदुओं का नरसंहार किया जाएगा? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि इसी तरह भारत में भी मंदिर तोड़े जाएंगे? कश्मीर में आप जानती हैं कि मंदिरों को तोड़ा गया है, कश्मीर में आप जानती हैं हिंदुओं का नरसंहार किया गया है। क्या उस पैटर्न की बात सलमान खुर्शीद कर रहे हैं? और ये सलमान खुर्शीद वही है जो पाकिस्तान जाते हैं और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए हमें पाकिस्तान की मदद चाहिए। दो कांग्रेस के नेता मदद मांग चुके, मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद, और फिर वहां यहां आकर इस तरह की बात करते हैं। और ये वही परिवार है जो चुनाव के समय वोट जिहाद की बात करता है, और इस पर पूरी कांग्रेस चुप्पी साध लेती है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी कहते हैं इस देश में आग लगेगी। आग लगने की बात करने वालों को पाकिस्तान हाई कमिश्नर से आम भी चले आता है विशेष तौर पर। तो ये सारी जो घटनाक्रम है वो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि कांग्रेस जो है इस देश में अराजकतावादियों को बढ़ावा देने के पक्ष में है। ये अच्छी स्थिति नहीं है। देखिए, हम पाकिस्तान के साथ पहले से ही मुकाबिल है। वो लगातार आतंकवादियों का निर्यात 6 दशकों से करता रहा है, और पाकिस्तान की जो स्थिति बिगड़ी है उसका दुष्परिणाम हमको झेलना ही झेलना है। हम कुछ भी कर रहे हैं, हम अपने पड़ोसी बदल नहीं सकते हैं। आपकी स्थिति यह है कि म्यांमार में पहले से ही वहां सैन्य शासन, ऑटोक्रेटिक व्यवस्था है। चाइना पहले से ही जो है वो अलोकतांत्रिक सरकार, वहां कम्युनिस्ट बैठे हुए हैं, लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। एक बांग्लादेश था जो लोकतांत्रिक शक्ति वहां थी, जिससे हमारी मैत्री थी। वहां लोकतंत्र के प्रबल होने से भारत को लाभ की स्थिति थी। वहां जिस तरह से जमाते इस्लामी बढ़ रही है, जिस तरह से वहां आईएसआई का हस्तक्षेप बढ़ा, जिस तरह से वहां पर जो है चीन का प्रभाव दिखाई दे रहा है, वहां अराजकता फैलती, सीरिया वाली स्थिति, यमन वाली स्थिति, जहां भी इस तरह से व्यवस्था परिवर्तन हुए हैं, चाहे यमन हो, चाहे सीरिया हो, चाहे इजिप्ट हो, वहां आपने देखा है कि बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ है। भाई, सीरिया में 3.5 लाख मुसलमानों को ही मुसलमानों ने मारा है। हम हिंदुओं की जो चिंता है वो तो एक बड़ी चिंता है ही कि बांग्लादेश में हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है वो चिंता है। अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से मारा जा रहा है, वो इस बात का संदेश दे रहा है कि आपके पूरब में भी जहां से ठंडी हवा आ रही थी, वहां पर भी आग की लपटें उठ रही हैं, और उन आग की लपटों में कांग्रेसी जिस तरह से हाथ सेकने निकले हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एशियन सब कॉन्टिनेंट में एक तरह से ऐसा लगता है कि भारत एक द्वीप के तौर पर, एक जहां पर, और ऐसी स्थिति बनी रहे, ये हर भारतवासी की कामना होनी चाहिए कि हम उसी तरीके से रहें, और हमारे जो पड़ोसी हैं उनसे जो दबाव की कूटनीति अगर वहां से होती है तो उस हिसाब से उस ट्रैप में नहीं गिरना चाहिए। लेकिन जनरल कुलकर्णी, ये भी बताइए कि पाकिस्तान का हाथ दिखता है क्या आपको? क्योंकि उसके मन में तो हमेशा ये कांटा चुभा हुआ था ना कि बांग्लादेश टूटकर उससे अलग बन गया, पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया गया, और उस समय से कोशिशें दिखती थी। पर क्या आपको वो रोल बड़ा दिख रहा है, या फिर इससे भी बड़ी तस्वीर है जहां बिग ब्रदर की ही भूमिका है, अमेरिका की ही भूमिका है? इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्ट, नॉट इवन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। क्योंकि पाकिस्तान के ही ट्रेंड ऑफिसर, जब भी बांग्लादेश पे सत्ता बदली हुई है, आप देखिएगा इट इज ऑलवेज बीन अ ब्लडी हैंडिंग टेकिंग ओवर, मारा मारी, जान लेना, ये इस तरीके से हुआ। और पाकिस्तान ने 1971 में जब जनरल जियाउल हक ने अभी बार बार उसके बाद ही कहा कि विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, और ये जो आईएसआई का जो रोल था बांग्लादेश के अंदर और जमायत इस्लामी के द्वारा, ये मकसद ही ये था कि किस प्रकार से अब जब पाकिस्तान चीन के गोदी में जाके बैठ गया है, उधर अमेरिका भी उनके इंटरेस्ट है। सेंट मार्टिन जो एक छोटा सा आइलैंड है कॉक्स में, अमेरिका का मकसद था कि उस आइलैंड के ऊपर चीन के ऊपर निगरानी रखने के लिए, इंडो पैसिफिक, वो हसीना उनको देने के लिए राजी नहीं थी। लेकिन चीन का मकसद था कि किसी प्रकार से भी चीन का जो इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की हसीना का जो नॉर्मल, और जिस प्रकार से स्पेशली तीस्ता को लेकर के जो था, क्योंकि आप देखिए जैसे संजय साहब बता रहे थे, 80% इक्विपमेंट फ्रॉम फाइटर एयरक्राफ्ट टू टैंक्स टू
सबमरीन्स टू फ्रिगेट, सब कुछ पाकिस्तान जो बांग्लादेश की फौज है वो चीन से आता है। चीन का इन्वेस्टमेंट देखिए, पद्मा ब्रिज के ऊपर तकरीबन $3 बिलियन का ब्रिज बना है। यही नहीं, रेलवे लाइन लेकी, और जिस प्रकार से अब कोविड के बाद जो बांग्लादेश के अंदर जो आर्थिक स्थिति उनकी थोड़ी थोड़ी कमजोर होने लग गई, उसमें भी चीन के पास वो गई। अगर हम ये कहें कि हसीना वाज ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंडिया, दैट इज आल्सो नॉट राइट। शी वाज बैलेंसिंग इट बिटवीन चाइना एंड इंडिया, और चीन को भी वो उसे ऐसे कैसे हुआ कि 15 साल लगातार जो शेख हसीना वहां पे सरकार सत्ता में रही, उस दौरान बांग्लादेश की फौज के 80% इक्विपमेंट चीन से आ रहा है। मतलब चीन का इन्फ्लुएंस देख रही है आप किस तरीके से। अभी जो एक पोर्ट का जो चित्तागोंग में हुआ है उद्घाटन, वो जो हुआ है उसमें सबमरीन्स किसके, चीन के सबमरीन। तो चीन चाहता क्या है कि किसी प्रकार से जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से उनका तेल जाता है, 80% तेल जो एक चोक पॉइंट है वो ना जा करके यहाँ से गुजरे और बांग्लादेश म्यांमार से होते कुन में, यानी कि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर में किस प्रकार से बांग्लादेश की मदद लेकर के। तो चीन का अपना इंटरेस्ट है, कोई भी नहीं, चीन नहीं चाहता है कि बांग्लादेश पे भारत का किसी प्रकार से भी कोई अच्छा तालमेल रहे, जिसपे पाकिस्तान इज प्लेइंग अ ग्रेट रोल। बिकॉज पाकिस्तान चाहता है कि चलो उसी बहाने चीन से के साथ मिल करके। पाकिस्तान का मकसद यही है, जैसे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है एंटी इंडिया, जमायत इस्लामी टोटली एंटी इंडिया, और ये 60% है। ये लोग बांग्लादेश के अंदर 60% इनका फॉलोइंग है, सिर्फ 30-35% अवामी लीग के साथ है। अभी तक 15 साल चुप क्यों रहे? क्योंकि बांग्लादेश ग्रो कर रहा था। 8% ग्रो करना बहुत बड़ी बात होती है, लगातार 10 से 15 साल, जिसके कारण इतने गरीबी रेखा से लोग ऊपर उठे। अब ये जो, जैसे मैं मानता हूँ डोगरा साहब से, बिल्कुल ये ऑर्केस्ट्रेटेड है, और ये इतना जबरदस्त ऑर्केस्ट्रेटेड है कि रिजर्वेशन जाने के बाद भी हसीना के पीछे लगे हुए। तो पाकिस्तान का हाथ है इसमें कोई। और जब हसीना जी बोलती है ना रजाकार, आप जैसे कह रही थी, बिल्कुल ठीक, ये वही लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश में औरतों के साथ बलात्कार किया। यही वो लोग हैं जिन्होंने 10 लाख बांग्लादेशी औरतों के साथ बलात्कार करके उनकी बेइज्जती की। पाकिस्तान की फौज, जिससे मेरी जमात इस्लामी और आईएस है, और इन्हीं के साथ है। और इन्हीं के अफसर कहाँ जा रहे हैं? बांग्लादेश के आर्मी के ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाते हैं? चीन में या पाकिस्तान में। तो वही तरीके से ट्रेनिंग। हमारे रिश्ते बांग्लादेश की फौज के साथ बहुत अच्छे हैं, उनके भी आते हैं, लेकिन हमें अब यकीन करना पड़ेगा, बॉर्डर सीलिंग करना पड़ेगा। यकीन करना पड़ेगा कि बांग्लादेश पिछले 15 साल से लगातार यकीन कर रहा था कि टेररिस्ट को जगह पनाह ना दे, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, अगर वहां से टेररिस्ट जो भी आतंकी है वहां पे जाके पनाह लेते हैं, या बांग्लादेश आने वाली सरकार अगर लोगों को वहां से, जो पाकिस्तान तो करेगा, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान आतंक का सौदागर है, पाकिस्तान कंटिन्यूज टू यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब वो बांग्लादेश को भी इस्तेमाल करेगा, और बांग्लादेश में लोग हैं जो इनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। तो ये खतरा है।